इसका अपन रिवीजन करते हैं। दहेज प्रति से इन्वॉल्व रहना अच्छे से आप सब लोग, हाँ, जो भी नहीं है समझ में आप हमसे पूछना। तो फिर से हम एक बार और कहते हैं आपसे कि आप जब भी तैयारी करो तो क्या कहते हैं, हमेशा हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की तलाश है। अच्छा है तो और अच्छे की तलाश है, और अच्छा है तो और अच्छे की तलाश है, लेकिन अपन विद्यार्थी अपन को कुछ ही चीज़ की तलाश है, जो मिल जाएगी अपन मस्त रहेंगे, सुख खुशी रहेंगे। तो हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, हम पत्थर तोड़ देंगे, अब मैं ऐसे शीशे की तलाश है। तो वो शीशा कौन है? आप। पत्थर कौन है? एग्जाम। और हमें किसकी तलाश है? ऐसे टीचर की, जो हमें क्या बताए, एग्जाम को तोड़ने का क्या बताए, एक अस्त्र शस्त्र बताए। तो वो आपके पास है। ठीक है कोमल जी, तो आओ। तो देखो 5 मिनट में हम इसको वैसे ही आपको बताते हैं, सफराई के साथ। दहेज मतलब दहेज का लेना देना देखो दोनों ही अपराध होते हैं, चाहे स्त्री पक्ष से दिया गया हो या मांगा गया हो वर द्वारा, वर पक्ष द्वारा, तो दोनों ही अपराध हैं। और हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन जब अपन पढ़ रहे थे तब आपको बता ही था इसके बारे में। तो अपन क्यों जाया समय अपना बर्बाद करें, इससे अच्छा है कि अपन अब इसका जो मेन है एग्जाम की दृष्टि से उन चीज़ों को देखें। क्लियर हुआ कोमल जी, आकाश? जी सर। हाँ, तो देखो एक बार हम बताते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। एक्ट नंबर कौन सा? 28 है। एक्ट नंबर कौन सा भैया? 28 है। ठीक है। अनुमति कब प्राप्त हुई थी इसकी? असेंट कमली राष्ट्रपति की 20 मई 1961 को इसको अनुमति प्राप्त हुई। और लागू कब कर दिया गया था? ये लागू कब कर दिया था कोमल? लागू 1 जुलाई। 1 जुलाई कब? डेट बताओ ना पूरा। 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया था। इसमें चैप्टर कितने हैं कोमल? सर इसमें चैप्टर नहीं है। ठीक है, ओके गुड। हाँ, और अनुसूची कितनी है इसमें आकाश? अनुसूची 2 अनुसूचियां हैं इसमें। हाँ, आ जाओ। जी सर। अब देखो और क्या देखना है आपको। अब आओ धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे, और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया था। परिभाषा क्या है दहेज की? तो परिभाषा, दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। दहेज से क्या विपरीत है? ऐसी कोई संपत्ति जंगम या स्थावर या कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसका क्या है, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों या नातेदारों द्वारा आपस में एक दूसरे के वर वधू के द्वारा दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? धारा 2 के अंतर्गत दहेज कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो शरीयत और मुस्लिम विधि के अंतर्गत आते हैं वो नहीं आता है यहाँ। धारा 3 में क्या बताया गया था? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। तो 3, 5, 15 हमने बताया था आपको। तो धारा 3 में कितनी सजा है? धारा 3 में 3, 5, 15 5 वर्ष की, और 5 वर्ष से कम नहीं, किंतु कितना? 15,000 रुपये तक क्या होगा? जुर्माना होगा। या फिर उसकी रकम, किसकी रकम होगी कोमल? जो दहेज दिया था ना वो रकम, जो भी इनमें से अधिकतम हो। क्लियर हुआ? वो रकम होगी। 4 में क्या था? दहेज मांगने के लिए दंड दिया गया था। 4 में दहेज कौन मांगता है? तो भैया कोई भी पक्षकार हो, चाहे स्त्री पक्ष से हो चाहे पुरुष पक्ष से। पुरुष पक्ष मांग रहा है, लड़की पक्ष से बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की से ब्याह हम तुम्हें करेंगे, तुम 11 लाख को टीका चढ़ा दोगे। या फिर स्त्री पक्ष कह रही है, स्त्री पक्ष से कह रहे हैं कि तुम्हारा मोड़ा को ब्याह हम तुम करेंगे, तब हमें मोड़ी तुम कह देंगे जब तुम हमें 11 लाख को टीका चढ़ा दो। कैसा रहता कोमल? कहीं लड़की को लड़के वाले पैसे देते तो इससे कुछ कम होता दहेज? वो सॉरी, अपराध कम होते? होंगे। नहीं होते और बढ़ते। वो ये बोलते कि तुझे क्या खरीद के लाए हैं, फिर ये बोला जाता। फिर हम तुम्हें बताएं, कम नहीं होते, फिर बढ़ते, और समाज में अशांति बैठ जाती, हो जाती। तो क्या है भैया धारा 4 में? ठीक है, तो कितनी सजा है इसमें? 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक, और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। ठीक है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर हुआ? 4A में विज्ञापन वगैरह है। विज्ञापन के बारे में क्या करना?
विज्ञापन करना कि भैया हमारी कल्लो रानी से कोई ब्याह करेगा उसके लिए इतने रुपए का दहेज दिया जाएगा, एक मोटरसाइकिल दी जाएगी और ये दिया जाएगा, कल्लो रानी की हाइट इतनी है, कल्लो रानी का नाम ही कल्लो, वैसे तो भूरो रानी है वो, ऐसे बता दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, 6 माह से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक, और इसमें जुर्माना कितना है, 5 वर्ष से कम, 5,000 रुपये से कम नहीं किंतु 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा। क्लियर हुआ? सर 15,000 तक है ना? 15,000 तक। ओके गुड। अब आओ धारा 5 में दहेज से संबंधित क्या है, करार क्या है, शून्य है। क्लियर हुआ? दहेज से संबंधित करार शून्य है यदि कोई पक्षकार लेता प्रारंभ से ही। हाँ, क्लियर हुआ? धारा 6 में क्या है, जो दहेज दिया जाता है ना वो महिला के फायदे के लिए दिया जाता है, और जो महिला के, अब उसमें 3 कंडीशन बताएंगे, तो जब अभी अपन पढ़ेंगे ना तब हम बताएंगे अच्छे से उनको। तो 3 माह के भीतर जो IMP अभी एग्जाम के लिए 3 माह के भीतर क्या लौटाया जाता है, महिला को लौटा दिया जाना चाहिए जिस दिन से विवाह हुआ है। देखो, जिस दिन विवाह से पहले प्राप्त किया है तो विवाह की तारीख से 3 माह तक, या विवाह की दिनांक तक, सॉरी, आज शादी हुई है, आज प्राप्त किया तो आज तारीख से 3 माह तक। हाँ, और यदि पूर्व भी लिया है विवाह से पहले तो विवाह हो जाने की तारीख से फिर 3 माह तक, दोनों ही समान है। साथ में क्या है, संज्ञान है। तो इसमें बताया गया संज्ञान में क्या किया जाता है कोमल, कि कोई भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। IMP लगा लो, बैरेक्ट पे ऊपर लिख लो, माइंड में छाप लो, संज्ञान कोई भी न्यायालय लेगा, लिख लो बैरेक्ट में, तुम नहीं तो भूल जाओगे। हम एक और चीज ला रहे हैं कॉन्सेप्ट, संज्ञान क्या लेगा, कोई भी न्यायालय लेगा। संज्ञान क्या लेगा कोमल, कोई भी न्यायालय। संज्ञान कोई भी न्यायालय लेगा। लेकिन अब बताइएगा विचारण कौन करेगा, आकाश, विचारण कौन करेगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। क्लियर हुआ? अपराध कैसा होगा, धारा 8 के अधीन संज्ञ, असंज्ञ, अजमानतीय। कैसा होगा, नहीं होगा, संज्ञ, अजमानतीय और असामान्य। वो तो हम तो तुम्हें चेक करते हैं बोल के, गलत बोल के क्या बताएंगे तुम, संज्ञ, अजमानतीय, असामान्य। क्लियर हुआ? 9 में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और 10 में राज्य सरकार कानून बनाएगी। जो हो तो गया, तुम तो बोल रही कोमल आधे घंटे में खत्म करवा देना सर, हमने कहा कोमल की इच्छा पूरा कर दे हम, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का है एग्जाम आपका। अब 2 धारा और हैं जो हमने आपको नहीं बताई, कौन कौन सी, 8A 8B। 8A 8B क्या धारा, 8A में सबूत का वार तो समझ लो, हमेशा जालिम पर रहता है, अभियुक्त पर रहता है, ये जो भी होगा वो अभियुक्त पर होगा। और दूसरी दशा में जो अधिक दहेज प्रतिशत, वो दहेज अधिक, जो क्या कहते हैं उनको, दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो कितने होंगे, जितने आवश्यक हो उतने। अब वो क्या, तुम्हें JJ एक्ट पढ़ा के आए ना, वो सॉरी JJ एक्ट कह रहे हैं हम आपको, जो कौन सा एक्ट चल रहा है उधर, वो भी एक्ट माइंड से हमारे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अब उसमें वो तीनों का 3-4 अधिकारी हैं, अब वो हमारे माइंड में सेट हो रहे हैं, अब उनको बताए कि इनको बताए, इसलिए हौच पौच हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। सुबह तुम्हें वो पढ़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब शाम को इनको ये बता दो, BNS की बातें याद आ जाती हैं कभी कभी। फिर दिन में हम दूसरा एक्ट पढ़ाते हैं, फिर GS पढ़ते हैं, तो वो सब उसमें अटरम सटरम होता रहता है। अधिकारी भूल जाएंगे, कितना अधिकारी याद रखेंगे भैया, अब वो भी बार बार बोलना, अब मुझे तो फ्लुएंटली बोलना रहता है आप लोगों के सामने। तो क्लियर हुआ सर? इसमें संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान लेगा कोई भी न्यायालय, लिख लो आप तो, कोई भी न्यायालय, जब पढ़ाएंगे धारा 7 तब बताएंगे, कोई भी न्यायालय संज्ञान लेगा, और विचार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेगा। सर इसमें जो लिखा है ये जो परिवार पर है, अरे वो अलग है, वो मैडम अलग है, समझो वकील साहिबा। तो वही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं है, ऊपर लिखा है कि अपनी जानकारी पर या पुलिस रिपोर्ट पर। अरे वो तो संज्ञान, हम ये कह रहे हैं संज्ञान कौन लेगा, तो हमने बोला कोई भी न्यायालय संज्ञान लेगा, किन आधारों पर लेगा ये अभी हमने नहीं बताया आपको। जी। पुलिस रिपोर्ट पर, अपनी रिपोर्ट पर, स्व प्रेरणा से, या व्यक्ति पर, या कोई समिति हो, कोई संगठन हो, कोई महिला का हो, कोई पति नातेदार हो, कोई भी हो जो उससे संबंध हो, उनके आधार पर, वो किन आधार पर वो ले लेगा, क्या लेगा, संज्ञान। लेकिन विचार कौन करेगा कोमल जी? प्रथम मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट।
हाँ, तो आइएगा एक्ट स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी IMP 2-3 नंबर का आपको दिलाने वाला एक्ट। क्लियर क्लियर हुआ भैया? एस या नो हो? आइएगा तो देखो, पढ़ो एक बार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एक्ट नंबर कौन सा है? 28वां है। ठीक है। अनुमति कब प्राप्त हुई राष्ट्रपति की? 20 मई 1961। दहेज का दे लेना और दहेज लेना प्रतिषेध करता है। इसके उद्देश्य का याद रख लेना। दहेज का लेना और देना क्या करता है कोमल जी? प्रतिषेध करता है। भारत गणराज्य के 12 वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो। देखो आप बताओ, दीपक की कमजोरी कहाँ है? यहाँ ले रहे हैं वो, क्लास नहीं लेते हैं, बस ऐसे फिर वो बोलते हैं। अब वो तैयारी पता है, हम तुम्हें बताएं, ठीक है, हमें स्टूडेंट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो व्यापम की तैयारी में अलग घुसे हुए हैं, कहीं और तैयारी अलग। भैया एक तैयारी तो अच्छे से कर लो, अपना एक सब्जेक्ट इधर अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो हम दूसरी की तैयारी करते हैं। ये हम डिमोटिवेशन नहीं कर रहे, पर्टिकुलर एक बात बता रहे हैं हम। आप हमेशा याद करोगे सर सही बोलते हो, और यदि तुमने कर भी ली हो तो तुम भी जानते हो इस चीज़ को। एक तैयारी होती है कोमल, एक। सर अब ऐसी जो हमें जो रेन्यू जी ऐड होती हैं, इनका हाल है। अब रिवीजन में ऐड नहीं हुई, देखो फिर बोलेंगे कि तुम हमें पढ़ा दो अलग से। अब क्या अलग से पढ़ाएं? अब घर के सदस्य हैं, इससे मतलब ये थोड़ी है। और प्रणब जी क्यों नहीं आए? पता नहीं सर। क्या तुम्हारा कोई ऐसा रिलेशन टाइप का है क्या? कोई कजन ब्रदर है क्या? जी जैसे मेरे हस्बैंड के रिलेटिव है। अच्छा ठीक। हाँ तो ब्रदर लगते हैं। ठीक है, ओके ओके कोडा। तो आ जाओ। हाँ, पता होना चाहिए कौन क्या है। अब तो पूछ लिया हमने, हाँ नहीं पूछना चाहिए था ये। चलो आ जाओ। दहेज का लेना देना दोनों को प्रतिषेध करता है। ठीक है। भारत गणराज्य के 12 वर्ष। ठीक है, तो इसको तो छोड़ देना, काट देने नहीं है। अब आओ संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार कहाँ पर है कोमल जी? संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो क्या कह रहा है कोमल जी? 1 जुलाई 1961 को। हाँ, बच्चों को भेजेंगे स्कूल अपन। आ जाओ परिभाषा दो। दहेज की परिभाषा एक ही परिभाषा है, ओनली सिंगल, दो में नहीं ABC लग करके लगाया है आप आंसर। केवल एक ही परिभाषा है दहेज की 2 में। इस अधिनियम में दहेज से ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, मतलब कि दोनों, किसके द्वारा? लड़का लड़की द्वारा, वर और वधू दोनों ही द्वारा। ये क्लियर हुआ। अब इसमें उसके माता पिता द्वारा, एक वर के द्वारा और वधू के द्वारा एक दूसरे को दी जाती है। तो 2 में और खंड बी में विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में। अब देखो उक्त पक्षकारों के मतलब कि जो वर और वधू के विवाह के संबंध में किन 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 के द्वारा? नातेदारों द्वारा। किनके द्वारा कोमल जी? नातेदारों द्वारा। जी सर। नातेदारों द्वारा। अब वहाँ हमने पहले में क्या बताया था? ओनली वर वधू द्वारा। वो बोल रही है कि मेरे लिए आप एक रंग दे देना अंगूठी डायमंड वाली। वो कह रहा तुम मेरे लिए एक सोने की चेन दे देना डायमंड वाली। सोने की चेन नहीं, डायमंड वाली। अब वो दोनों कर रहे। अब झगड़ा हो गया, उन्होंने कंप्लेंट कर दी साहब। समझ गए? अब आ जाओ। अब फिर रिश्तेदारों के मध्य तो बी के अंतर्गत आ जाओ। किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सौविधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आते। तो दोनों ओटी कर लो, मुस्लिम और क्या मेहर और शरीयत वाली या सौविधि वाली, जो भी कानून हो इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। वो उनका अदर ही कॉन्ट्रैक्ट है। दहेज उन पर नहीं लगेगा दहेज एक्ट की। उन्होंने ऐसा किया तो वो उनकी प्रथा है। हाँ, दहेज लेने और देने के लिए दंड की शास्ति। दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्तियाँ। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, देखो हमें कोई मतलब नहीं है इस अधिनियम से पहले क्या किया जा रहा था। पहले तुम कुआं में गिरो, हमें कोई मतलब नहीं है साहब। लेकिन यदि ये अधिनियम प्रारंभ हो गए ना तो हम तुमसे हमें भयंकर मतलब है।
जैसे हम तभी तो तुमसे कहते हैं कि तुम पहले क्या कर रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब तुम आओ, जब से तुम हमसे जुड़ गए तो तुम हमारे बन गए भाई बहन, तो अब तुमसे हम कैसो मतलब रहो भाई बहन को, तो खाओ वो तुम मुझे डंडा से तुम कुटवे करेंगे पिज्जा से। अब भाई बहन का रिश्ता मैं क्यों रखता हूँ, सिर सर का रिश्ता क्यों नहीं रखता, इसका एक विशेष कारण है। क्योंकि सर का रिश्ता इतना रहता है कि बस तुम्हें समझा दो, आ गया समझ में, नहीं आया तुमने कहा आ गया, तुमने कहा ठीक है, आगे बढ़े, हाँ बढ़े। भाई बहन का इस तरह रहता है कि तुम्हें आ गया समझ में, हाँ वो आ गया, नहीं आया फिर समझाओ, और फिर भी बोला कि आ गया और नहीं बता पाए तो फिर डंडा से कुटवे का रिश्ता है ये तुम्हारा, बच्चे अंतर है और कुछ नहीं। समझ गए आप क्यों भाई का। कोमल, हाँ समझ गए। हेलो, जी सर। ये रिश्ता है भाई का और कुछ नहीं है, ठीक है। आप दहेज लेने के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, ठीक है, अब तुम मेरे से जुड़ गए तो तुम पे अब क्या 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 अधिकार है हमारा, बस भाई इसलिए ये कह रहा है कि इससे पहले चाहे कुछ भी करते रहे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके बाद हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा लेगा, दोनों ही पक्ष की बात चल रही है, चाहे महिला हो, चाहे बर पक्ष से हो, चाहे वधु पक्ष से हो, दोनों एक दूसरे को देते हैं लेते हैं। लड़का लड़की ले रहा है तब, और लड़की वाले क्या लड़की दे रहे हैं अपनी, किसको, बर को, तब दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं दहेज से संबंधित, एक पक्षकार द्वारा, किसी की भी द्वारा। लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं हुई और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक इनमें से जो भी हो अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास से दंडादेश अधिरोपित कर सकता है। तो पर्याप्त यानी सफिशियंट कोई बात निकल के आ जाती है, ठीक है, कि भैया ठीक है वो एक तरीके से गलती हुई या ऐसी प्रथा के अनुसार, इसका हम उद्देश्य क्या है, दंड नहीं देना है, उनको रोकना है, उनको सुधार करना है। इसलिए क्या करेगा न्यायालय, क्या करेगा कोमल जी, क्या करेगा भैया, उनको कम दंड अधिरोपित भी कर सकता है यदि आवश्यक हो। अब उनका अगर रूढ़ी प्रतियों प्रचलित है इसको समाप्त करना, तो यदि ऐसा करो तो उनको कम संपूर्ण सजा मत दो, उसको उनको कम दो। हाँ आ जाओ। उपधारा 1 की कोई बात, ऐसी बेटों को जो वधु को मतलब ये स्वेच्छा से लागू नहीं होती हैं, और जो अनुसूची 1 है ना, अनुसूची 1 में बताया गया है उसमें जो भेंटें दी जाती हैं उन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वो प्रथा के अनुसार दी जाती हैं। क्लियर हुआ, प्रथा के अनुसार, जो प्रथा के अनुसार दी जाती है उस पर लागू नहीं होता है ये एक्ट। क्लियर हुआ, ये समझाना है आपको प्रथा क्या होता है, बताओ कोमल सर जी। प्रथा के जैसे शादी में जैसे मंगलसूत्र वगैरह होते हैं तो वो प्रथा के अनुसार आते हैं। हाँ ठीक है, ओके गोड़ा, पता है अब तो आपको। तो चलो ऐसे क्या कह रही हैं, एंगेजमेंट में रिंग वगैरह होती। हाँ ये प्रथा है, एंगेजमेंट में रिंग पहनाना प्रथा है, चलन में है भैया वो तो। अब यदि बिना अंगूठी नहीं पहनेंगे तो बिना अंगूठी पहने मंगेतर कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो वो समस्या है, तो वो तो करना है। हाँ, ऐसी भेंटों को जो वधु को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना, देखो मांग किए बिना ही तो दी जाती है रिंग, क्या देखो समझ में आ गया कोमल जी, जी सर। विचार तो नहीं है तुम्हारे कहीं, आ जाओ, दी जाती है उसके संबंध में लागू नहीं होगी। परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। वो अनुसूची में जो बताई गई है ना, केंद्र सरकार डिसाइड करती है उस अनुसूची को। ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है उसके संबंध में लागू नहीं होगी। ठीक है, वर और वधु दोनों के मध्य जे रिंग और क्या अंगूठी मंगूठी रिंग वगैरह यही कहते हैं ना, और सोने की चेन में एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं बिना मांगे तो करते हैं, बोलते हैं अगर तुम हमारे लिए ऐसी रिंग लेके आना, वे लेके आना, वो जो है वो है। हाँ, परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं। हाँ, परंतु यह और कि ऐसी भेंटें जो वधु द्वारा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा वधु का नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी जाती हैं अधिक नहीं है। अब इसमें ये समझ लो, जैसे पिता की सैलरी कितनी थी, वित्तीय परिस्थिति बता रहा हूँ उसकी आर्थिक स्थिति
15,000 रुपये महीना, और उसने दहेज कितना दे दिया, 15 लाख रुपया। तो इससे क्या दर्शित हो रहा है कि बर वाले ने, जो उसने उसकी लड़की के लिए शादी की ना, उसके पिता ने 15,000 सैलरी और इनकम कितनी थी उसकी, 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपये तुम साल शादी में खर्च कर रहे हो, तो तुमने कर्ज ही लिया हुआ कहीं ना कहीं से, तभी तो तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तो ठीक है भैया, तो इससे दर्शित हो रहा है कि वधू द्वारा, सॉरी, वर पक्ष द्वारा क्या लिया गया है, दहेज लिया गया है, इससे दर्शित हो रहा है। लेकिन पिता की सैलरी है 1.5 लाख रुपये महीने की, और सैलरी दहेज कितना दे रहा है, 10 लाख रुपए दे रहा है। इससे दर्शित हो रहा है कि दहेज मैज नहीं मांगा, क्योंकि वो तो पर्याप्त था देने के लिए। ये परिस्थितियां देखी जाती हैं। क्लियर हुआ? अब मामा मामी द्वारा, नाना नानी द्वारा लड़के को लड़की को दी गई हैं ये भेंटें, क्या दहेज मानी जाएंगी? क्या नहीं मानी जाती? ये क्या मानी जाती हैं? लड़का लड़की एक नया जीवन जी रहे हैं, उनको पैसा मैसा खर्च कमाने की आदत नहीं है अभी वो आलस में थे, मम्मी पापा पर निर्भर थे, तो वो कौन खर्च कर रहा था? मम्मी पापा। अब वो समझेंगे, देखेंगे, अच्छा अब हमारे लिए ये कपड़े लाना है, कपड़े का पैसा मांगा, पापा बोलेंगे कि ब्याह तो ऐसे कर लो, कपड़ा का पैसा नहीं है तो पे, हाँ, तो अरे पापा जी सॉरी, ठीक है ना। तो बस वही है समस्या, मेन समस्या काहे की है, मेन कपड़े की। आ जाओ धारा 4, दहेज मांगने के लिए। वहां तो देखो दहेज ले लिया है, वहां सब कुछ कर लिया है दोनों पक्षकारों ने, यहाँ दहेज मांगा जा रहा है, अभी ले नहीं रहे हैं। धारा 3 और 4 में अंदर वहां ले लिया है, जहाँ धारा 4 में भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हें मोड़ी से हम तब ब्याह करेंगे, तुम 10 लाख रुपये दे देंगे। ठीक है, लड़की कह रही है, लड़की वाले कि तुम्हें मोड़ा से हम तब ब्याह करेंगे, तब तुम हमें 10 लाख रुपये दे देंगे, मांग रहे हैं। तो इसके लिए सजा का प्रावधान कितना? आ जाओ। यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से 10,000 रुपये तक हो सकेगा, दंड नहीं होगा। देखो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ रहे हैं कि कोमल? हेलो जी सर, प्रत्यक्ष तो समझा दीजिए। चलो हम समझा रहे हैं। देखो उन्होंने कहा चलो ऐसे याद कर, हम ही समझा रहे हैं, हम ऐसे शादी कर रहे हैं किसी से, हाँ, हमने कहा कि कोई से वैसे हम शादी कर रहे हैं, तो लड़की वाले से कह रहे हैं हम तुमसे कब शादी करेंगे, तुम हमें 10 लाख रुपए दे दो तब करेंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। लेकिन अब यदि हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से बोल दिए डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? वो आए हमारे घर पे, अब हम बीच में जो बिचौलिया रहता है ना, ये वो शादी बताता है, उसको बोल रहे हैं कि उससे कह रहे हैं कि तुम मांगो उनसे बोलो 10 लाख रुपए, भाई अप्रत्यक्ष हो गई। ऐसे भी हो गई अप्रत्यक्ष, आप पास में आए, कैसे? लड़की वाले हमारे घर आए, हम बैठे, लड़की वाले से कह रहे कि हमारे वो दूसरे गांव पे आए, फलाने गांव के, वो हमसे क्या कह रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हें मोड़ा के हिसाब से हम देखा तो मोड़ा सुंदर है, भूरो है, गोरो है, कल्लो है और अच्छो है, तो अब ऐसा कर दें क्या? 15 लाख रुपया की तो कह ही गए थे वो हमारे मोड़ा के ब्याह में, नगद कैश। अब उनने सुन ली डायरेक्ट, शादी में जरूर आना, सत्तू वाली मूवी देख लेना, उसमें वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हमारे मोड़ा की 25 लाख तो बोली गई थी, सत्तू के घर वाले बोलते 25 लाख तो बोली गए थे। उसका बाप बोलता है कि मैं कर दूंगा 25,000 रुपये, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी अच्छा घर नहीं मिलेगा, ऊंचा खानदान है, बड़ा है, लड़का क्लर्क है। क्लियर हुआ कोमल? जी सर, हो गया क्लियर। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 माह से कम की अवधि की कारावास से दंडादेश अधिरूपित कर सके। तो हम वही बोलते हैं ना कि पर्याप्त कारण यदि दर्शित कर देता है किसी भी तरीके से, और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? प्रतिषेध करना है, ना कि दंडित करना। यदि वो कर देते हो अपराध, यदि मानते ही नहीं हो तो फिर दंडित आपको किया ही जाएगा। आ जाओ विज्ञापन पर पाबंदी। इस कल्लो रानी से कोई ब्याह करेगा, कल्लो रानी नहीं, बूरो रानी से, इसकी हाइट इतनी है, ये है, यदि लड़का का बाप बोल रहा है कि हमारा बेटा IAS कलेक्टर है और जो भी 1 करोड़ रुपए देगा, लड़की की हाइट बता दी, इंच बता दी, नाक नक्शा सब बता दिया, अब बोल दिए वाह कोट 1 करोड़ रुपये। अब उस पर क्या पाबंदी है? यदि आप ऐसा करते हो तो आप भी क्या है, एक तरीके से अपराध कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रति फलस्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक, पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के
किसी कारोबार के या अन्य हित के अंश में प्रस्तावना करेगा, अखंड काम में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा, प्रकाशित करेगा, प्रचालित करेगा। तो ठीक है, यहाँ तो ये प्रस्तावना कर रहे हैं अभी ओनली पत्र के माध्यम से। बोला जा रहा है सब सेक्शन वो खंड 1 में कि अभी हमने पत्र लिख दिया एक तरीके से, बोला कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की से, अब मैं मोड़ा से लड़की से शादी कर लूँ तो तुम्हें ये दिया जाए। लेकिन अब वो ऐसे ही काम नहीं चला, तो अब क्या कर दिया, समाचार पत्र में ही प्रकाशित कर दिया है साहब, समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया है कोमल। तो कितनी सजा है, तो 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5,000 रुपये तक हो सकेगी, और जो जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। क्लियर हुआ? आ जाओ। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास से दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। आ जाओ। दहेज देने और लेने के लिए करार का शून्य होना। तो आप जो भी दहेज लेते हो देते हो, दोनों सब क्या है, करार शून्य है। एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है, नहीं तो एक पक्षकार के विकल्प पर तो प्रवर्तन, दूसरे पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है। कुछ पैसे ज़्यादा कम दे दिए तो 10 लाख की बात हुई और 1 लाख रुपए कम दे दिए, तो एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होना कि अब शून्य करनी का मतलब ये हो रहा है ये प्रवर्तनीय है, दहेज लेना तो प्रवर्तनीय हो रहा है पाटिल जी। तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों पक्षकार, ना तो तुम दो ना हम लें, कोई भी खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी की तरह, जय हो प्रभु दीननाथ, सब खत्म दहेज था। आ जाओ। जब शंकर जी का ब्याह हुआ था वो दहेज नहीं ले रहे थे, पार्वती से ब्याह किया तब भूतों की बारात लेके गए थे, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग गए थे। मैं यही डर गई, ये करी हम तो दहेज दे देते तो ही ब्याह कर लेते, अच्छी भला वहाँ पूरा साम्राज्य लुट जाता तो ही कोई बात नहीं थी। लेकिन जब भूत वगैरह तो नहीं आते हमारे ब्याह में, मोड़ी के ब्याह में मोड़ी डर जाएगी, हमारी नन्ही सी परी, समझ रहे हैं आप लोग कोमल। उनको क्या पता कि ये तो श्रृंगार करता है पृथ्वी के। आ जाओ। 6 आ जाओ। दहेज का पत्नी और उसके वारिसों के फायदे के लिए होना है। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, ठीक है, स्त्री से भिन्न मतलब कि ये स्त्री पर लागू नहीं होता है, ठीक है, पति पर ही लागू होगा। ये पति ने कोई दहेज लिया तो स्त्री के फायदे के लिए, यदि स्त्री ने कोई दहेज लिया तो वो लौटाएगी नहीं, ये सेक्ट के दिन ना, समझ लो। आ जाओ। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, हमने बोला ना सेम है, बस विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। यदि वह दहेज विवाह के समय उसके पश्चात प्राप्त किया गया है तो प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। तो आपको 3 माह याद रख लेना और कोई याद नहीं रखना है इसमें। यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की है, ठीक है, यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर। हाँ, क्लियर हुआ? तो ये कैटेगरी याद रख लेना, ठीक है, थोड़ी बहुत। स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरर्थक उसे न्यायस्थ के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। क्लियर हुआ कोमल जी? जी सर। सभी फिर तो मैं BS पढ़ाएंगे ना, तब एक बार इसको 10 मिनट में फिर रिवीजन करवाएंगे तुम्हें, हम सारे कानून रटा देंगे तुम्हें। आ जाओ। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतर करने में असमर्थ रहेगा तो यह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं हुई किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी। यह जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम नहीं हो किंतु 10,000 रुपये तक हो सके, यह दोनों से दंडनीय किया जाएगा। तो याद रख लो, दंड से संबंधित कौन कौन सी धाराएं एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई साहब कि दंड से संबंधित धारा कौन सी नहीं है, दंड से संबंधित धारा कौन सी नहीं है। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाएगा दंड से संबंधित धारा कौन सी नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि धारा 7 नहीं है, धारा 8 नहीं है, धारा 9 नहीं है, धारा 10 नहीं है, धारा 1 नहीं है, धारा 2 नहीं है, धारा 5 नहीं है, और धारा 3, 4, 4A और 6 क्या है, दंड से संबंधित धारा हैं। बालक बालिकाओं समझो, हमारी बातों को आप दिल में गहराइयों में उतार लो। यस, चलो आओ। पर जहाँ उपधारा, बस 10 मिनट और कोमल जी, हमें आपकी, देखो ऐसा नहीं है कि हम हर व्यक्ति की बात याद रखते हैं,
लेकिन क्या उसका हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है वो हम जानते हैं अच्छे से। हाँ, 10 मिनट और इंतजार कर लो। जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। महिला की मृत्यु हो गई, कार्रवाई चल रही थी अभी फिलहाल कोर्ट में, उस समय मृत्यु हुई तो अब उसके वारिस उसका उसका बेटा हो तो वो, उसका बेटा नहीं है तो उसका क्या, मम्मी पापा, ठीक है, नातेदार। परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, तो यदि हो जाती है तो ऐसी संपत्ति को कौन धारण करेगा? यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी, यदि उसकी संतान है तो उसकी संतान को अंतरित कर दी जाएगी। क्लियर हुआ कोमल जी? जी सर। धारा शब्द उपधारा 3 ठीक है, उपधारा 3 है। जहाँ उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन शुद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके शुद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का जिसके लिए हकदार स्त्री को यथा स्थिति उसके बारे से माता पिता या संतान को अंतरण नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति स्त्री या उसके वारिस माता पिता संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया अंतरण करे, और यदि ऐसा व्यक्ति निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उससे ऐसे वसूल कर सकेगा मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरूपित जुर्माना हो, और यथास्थिति उस स्त्री या उसके वारिस और माता पिता को संदाय किया जा सकेगा। इस धारा की कोई बात 3 और 4 के अधीन प्रभाव नहीं डाली। यहाँ मतलब धारा 3 और 4 पर प्रभाव डालेगी नहीं डालेगी का मतलब हो रहा है कि वहाँ उसको और दंड दिया जा सकता है, क्योंकि तुमने दहेज मांगा और दहेज तुमसे वापस कराया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वहाँ आपको दंडित कर सकते हैं। और यहाँ आपसे क्या वसूल किया जाए? आप देखो धारा 3 के अधीन आपने जो पैसा नहीं दिया, जुर्माना नहीं दिया, रकम वापस नहीं की, धारा 3 के 4 के 4A के वो 4A नहीं सॉरी 6 के अधीन, तो क्या किया जाएगा? वो रकम की बराबर, जो ऐसे 10 लाख मांगा तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकेगा, वो वसूल कर सकेगा इतना राजस्व। क्लियर हुआ? ये है और कुछ नहीं है, छोड़ो। हाँ कोमल जी, हेलो, आ जाओ। कोमल जी के गई क्या? सर। ठीक है। अपराधों का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए, देखो भैया तुम कोई भी लोग जाया करो तो हमें बता के जाया करो। हाँ, बता के नहीं जाया करोगे तो समस्या रहेगी तुम्हारे लिए, फिर तुम डांट खाओगे। क्लियर हुआ आकाश? सर। हाँ, कुछ नियमों के पालन होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे भाई हैं तो तुम्हें डांटेंगे नहीं, डांटेंगे और ज़्यादा डांटेंगे, नहीं तो तुम सर भी मान सकते हैं, सर नहीं तो फिर भाई मान सकते हैं। अपराधों का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात की होती है तो अपराधों का संज्ञान कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई मतलब निम्न कोई न्यायालय, अवर का मतलब निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचार नहीं करेगा। तो कौन अपराध का विचार करेगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। हाँ, क्लियर हुआ? कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या अपराध का घटित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या व्यक्तिगत व्यक्ति या ऐसे व्यक्तिगत व्यक्ति के माता पिता या नातेदार या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो कह रहा है तो जो संज्ञान लेता है ना मजिस्ट्रेट, तो इन सभी व्यक्तियों द्वारा क्या की जाती है? शिकायत की जाती है। इन जितने व्यक्तियों को उल्लेखित किया गया उन्हीं के आधार पर उस अपराध का विचार करेगा। न्यायालय अपने अनुसार कुछ नहीं करेगा, सौंपना से भी कर सकता है, हाँ, लेकिन वो कर सकता है। कहने का तात्पर्य किसी भी तरीके से आपको बख्शा नहीं जाएगा जो दहेज मांग दिया गया है उनको। महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए शुद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत को दंडादेश पारित करे। तो वो कहाँ पारित करेगा? धारा 3, 4, 4A, 6 के अधीन, जो भी उसके अंतर्गत फॉल होता है वहाँ। हाँ, क्लियर हुआ आकाश? दीपक जी,
दीपक जी तो जिंदगी के उजाले हैं और दीपक जी बड़ी समस्या है दीपक जी। जी सर। हाँ हो चलो बोला सुनते ही। आओ स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये याद रख लेना, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। कभी ओटी में पूछ सकते हैं इस संगठन का क्या मानेंगे, तो मान्यता प्राप्त केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं। हाँ आओ ये चैप्टर है 38। इसमें परिसीमन लिमिटेशन की बात की हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 36 की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। क्लियर हुआ। 38 में तो लिमिटेशन है, तो उसका धारा वो चैप्टर अध्याय 38 में, ठीक है, 38 में लिमिटेशन के बारे में है। तो इसमें संज्ञान के बारे में कोई समय पीरियड लिमिटेशन है या नहीं आकाश? हेलो, इसके अधीन लिमिटेशन नहीं है, कोई भी जी सर। लिमिटेशन नहीं है इसके अधीन, कभी भी दर्ज किए जा सकते हैं इसलिए, ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ भी लिखता रहा हो। आ जाओ धारा तत्समय सबसेक्शन 3 तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यतीत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। तो मतलब कोई व्यक्ति अपना सद्भावपूर्वक वगैरह इस आशय से दे देता है अभियोजन में, क्या अब वो अपना कोई कथन दे रहा है, किसी ने कहा हाँ हमारे सामने दहेज मांगा था, या वो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि साहब ऐसा हुआ वास्तव में, तो वो उनका क्या कार्रवाई में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएंगी, बाद में संस्कृत नहीं बनाई जाएगी। तो इसमें देख लेना 38 अध्याय। पहले अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 38 लिया जाएगा 36 की जगह। आ जाओ अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय, आजमानतीय, आसमनीय होना। तो दंड जे लिखा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे। मानो ऐसे अपराधों के अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजन के लिए जो उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध आजमानती और आसमनी होंगे। तो ये कह रहा है कि इसके अधीन जो भी दहेज मेज वगैरह सब कुछ मांगा जाता है ना, बिना वारंट के वगैरह गिरफ्तार किया जाएगा, ये पक्का है। चाहे हम नाम निवास स्थान कुछ भी नहीं बताते हो, फिर भी आपको बिना वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाएगा सब तरीके से। तो अपराध संज्ञेय, असंज्ञेय और असंज्ञेय नहीं, संज्ञेय, आजमानती और आसमनीय होना। क्लियर हुआ। कुछ मामलों में सबूत का मार, तो याद रख लो 8 है। कुछ मामलों में सबूत का वार, जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के दहेज मांगने के अभियोजित किया जाता है, वहाँ साबित करने का वार उस व्यक्ति पर होगा उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो देखो लड़की वाले ने किस पर आरोप लगाया गया आकाश, कि लड़की वाले ने आरोप लगाया लड़के वालों पर, कैसे कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा। तो लड़का साबित करेगा कि हाँ हमने दहेज नहीं मांगा है। अब लड़के वाले ने लड़की पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने क्या किया, हमें ज़बरदस्ती दहेज दिया था। दोबारा केस दर्ज किया है अलग अलग, ठीक है। तो लड़के वाले ने कहा कि लड़के वाले ने हमें ज़बरदस्ती दहेज दिया था, तो लड़की वाले को साबित करना पड़ेगा। अब यदि लड़के वाले कह रहे हैं कि लड़की वाले ने क्या हमसे दहेज लिया है, तो लड़की वाले को साबित करना पड़ेगा हमने दहेज नहीं लिया है। क्लियर हुआ, ऐसे चलेगा ये। क्लियर हुआ। दहेज प्रति से देख, यह धारा अभियुक्त पर सिद्ध करने का भार अधिरोपित करती है कि उसने अपराध नहीं किया है। जो ओटी कर लो इसको अच्छे से। हाँ क्लियर हुआ बालकों। दहेज प्रतिषेध अधिकारी, तो राज्य सरकार, देखो कौन होते हैं दहेज प्रतिषेध अधिकारी, हम इतने एक्ट पढ़ाते हैं तो कुछ पूछो मत, इधर उधर हो जाते हैं। अब तुम्हें आईसीटी पढ़ाएंगे तो बड़ा हमारा दिमाग खराब होना। क्यों होना दिमाग खराब? क्योंकि हमने कहा कि आपको पढ़ा देंगे तो आपकी थोड़ी चिंता हमसे, क्या हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। फिर हम इसलिए हो जाएंगे चलो ठीक है वो रिवीजन करते रहेंगे, हम तो उसको 2-4 दिन में हमारे लिए कर लेंगे, लेकिन तुम्हें तो करवाना है, अच्छे से याद करवाना है, सब कुछ करवाना है। हम तो अब रिवीजन भी नहीं करेंगे तो भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये नहीं ये आप क्या करेंगे। और हमारी प्राथमिकता उद्देश्य क्या है मेरा, आपको सिलेक्शन दिलाना, आप सभी को।
ये 3 लोग आज ऐड नहीं हुए हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। हमें बस आप देखो, एक दिन हम कब 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 कहते हैं कि एक तो आप जिस दिन हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा हो आकाश, और एक दिन जिस दिन हम रिवीजन करवा रहे हो उस दिन आपको उपस्थित जरूर होना है। फिर दुनिया में तुम उपस्थित रहो या नहीं रहो, फिर क्या, फिर वो हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तुम्हें समझ में आ जाता है, और समझ में आ जाता है उसी हमें लगता है हाँ ठीक है, अब बीच में तुम चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तुम उसी दिन प्रारंभिक स्टेज पर नहीं हो रहे, और जो अच्छी महत्वपूर्ण क्लासेस उस दिन भी नहीं हो रहे, तो क्या है, और क्लास तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं साहब। आ जाओ, दहेज प्रतिशत अधिकारी, तो राज्य सरकार, आ जाओ, ठीक है जी, फिनिश कर दो क्लास। हाँ तो कर रहे हैं। दहेज प्रतिशत अधिकारी, राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकी जितने वो ठीक समझे, और क्षेत्र विनिवेश कर सकी जितने की बाबत वो अपनी अधिकारता शक्तियों को प्रयोग करेंगे, हाँ, इस अधिनियम के अधीन, ठीक है। अब इसका क्या है तो जी आप पढ़ लेना, कोई आईएमपी नहीं। आ जाओ सबसेक्शन 4 आ जाओ, 8 बी का सबसेक्शन 4, राज्य सरकार दहेज प्रतिशत अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी, जिसमें उस क्षेत्र से जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिशत अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारता का प्रयोग करता है, 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिला होंगी। तो जो दहेज प्रतिशत अधिकारी है ना, उसकी सहायता सलाह के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, एक ये समझो, हाँ, एक किस समिति का गठन किया जाएगा, उसमें 5 लोग रहेंगे। 5 लोग में से कौन रहेंगे, 5 से अनधिक नहीं होंगे, 5 में से कौन रहेंगे, 2 महिला होंगी। क्लियर हुआ? आ जाओ, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, तो धारा 2 और 3 के अधीन ये नियम बनाएगी, ठीक है। धारा 3 को उपधारा 2 के अधीन, ठीक है, ये देख लेना, 30 दिन के भीतर सदन में रखी तो छोड़ दो। याद रखो, धारा 9 के अधीन केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और धारा 10 के अधीन राज्य सरकार नियम बनाएगी। क्लियर हुआ? 8 बी, देखो ये सिंपल है, 8 बी के अधीन तो केंद्र सरकारी नियम, राज्य सरकारी नियम बना रही है, क्योंकि वहाँ संरक्षण अधिकारी फिर आ गए। दहेज प्रतिशत अधिकारी कौन बनाता है, राज्य सरकार। तो 8 बी के लिए कौन बनाएगा नियम, राज्य सरकार। तो कभी एग्जाम में आया कि 8 बी के लिए कौन नियम बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगी। हाँ, क्लियर हुआ आकाश? सर तो चलो, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, पढ़ने में समझ में आया? अभी तो एक बार रिवीजन हुआ, 10 बार और रिवीजन होगा। क्लियर? सर। तो चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ डाउट हो मेरे दोस्तों प्रिय तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है डाउट तो फिर आप जा सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, नहीं है सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। थैंक यू सर। थैंक यू आपको भी। भैया ठीक है, ओके।